हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक श्रृंखला से लगातार जुड़े हुए हैं और अभी कुछ 2-3 दिनों से आपसे हम नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश। फिर से हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जो श्रृंखला है कुछ खास सिलेक्टेड टॉपिक्स पॉलिटी के और मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर रेलेवेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स जो आगे के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो या फिर आरओएआरओ है। तो अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जुलाई में और अक्टूबर में आरओएआरओ और यूपीपीएससी के एग्जाम्स लगे हुए हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी एग्जाम्स लगा हुआ है, प्रीलिम्स का। तो उसके लिए जो मोस्ट रिलेवेंट करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक साथ बहुत ज्यादा बल्क मात्रा में करंट अफेयर मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक छोटे छोटे से उन पे जो इम्पोर्टेंट डेटा है उस पर हम लोग बात करेंगे। वो प्रीलिम्स के लिए भी होगा और मेंस के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उनके बारे में हम लोग धीमे धीमे जानते रहेंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप सभी को पता चल गया है। आज एक हाल में ही एक रिपोर्ट आई है जो ग्लोबल जेंडर गैप से संबंधित है। उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज, ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है। दूसरी चीज, कब से शुरू हुई। तीसरी चीज, ये क्या दर्शाती है। चौथी चीज, भारत की इसमें क्या रैंक है। ग्लोबल है तो वैश्विक स्तर पर अन्य देशों का क्या स्थान है। एशिया में अन्य देशों का स्थान क्या है, किस लिए बनाई जाती है। ये सारे बिंदुओं पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो ज्यादा देर न करें, अपने टॉपिक को शुरू करें। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो अभी हाल में ही न्यूज में आई, आप देख सकते हैं कि लगातार हिंदुस्तान टाइम्स में और द हिंदू में इसके बारे में अभी हाल में ही डेटा दिया गया है और लिखा है इंडिया स्लिप्स टू 131st पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। यहाँ पर बताया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया ने अपनी जो पुरानी स्थिति थी उससे नीचे का पायदान हासिल किया है इस बार, यानी कि अपनी स्थिति को और थोड़ा सा नीचे गिरा दिया है, या फिर उनकी स्थिति, भारत की स्थिति पहले से और बदतर हुई है या फिर कमजोर हुई है, यहाँ पर दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ खास चीजों के बारे में पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। भैया, अगर हम बात करते हैं जेंडर की, किसकी बात करते हैं, जेंडर की, तो आपको एक चीज पता हो जाना चाहिए, मेल एंड फीमेल के बीच में कुछ चीजों को निर्धारण किया जा रहा होगा। किसके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में कुछ चीजों का निर्धारण किया जा रहा होगा। वो कौन कौन सी चीजें होंगी, वो सारी की सारी चीजें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में दर्शाई जाती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो चीजें दर्शाई जाती हैं वो ग्लोबली होती हैं कि किस देश में महिला और पुरुषों के बीच में जो आपस में इन लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, जो महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं, जो पुरुषों को अधिकार दिए जाते हैं, उनमें कौन कहां पर किस स्थिति में है, पहले तो ये दर्शाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 4 इसके आयाम होते हैं या 4 पिलर होते हैं। कितने पिलर होते हैं, इसके 4 पिलर होते हैं। वो कौन कौन से पिलर हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो इनमें कौन कौन से 4 पिलर हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिलाओं और पुरुष इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्या मैंने बोला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितनी भागीदारी निभा रहे हैं, कौन कितना ज्यादा भागीदारी निभा रहा है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि क्या महिलाएं भी पुरुषों की तरह ज्यादा से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिकी क्षेत्र में भागीदारी निभा पा रही हैं या फिर उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पूरे विश्व में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है। दूसरी कंडीशन देखते हैं एजुकेशन में कि भैया क्या शिक्षा में भारत में महिलाओं को क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या पुरुषों के बराबर महिलाएं शिक्षा गेट कर पा रही हैं या फिर नहीं गेट कर पा रही हैं, या जो पहले स्थिति थी उसके अपेक्षा वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको भी इसी के साथ देखते हैं। तीसरा, इसके बाद देखते हैं हम हेल्थ को कि क्या हेल्थ सेक्टर में मेल और फीमेल, दोनों मैं बात कर रहा हूं, मेल और फीमेल दोनों को इक्वलिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही
है। दोनों को इक्वलिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। तो देखिए एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कभी डेटा ये सारी चीज ये जो डेटा होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं कि परफेक्ट हो जाए, दोनों को इक्वल कर दिया जाए। लेकिन जहां तक बात करते हैं तो जितनी अच्छी कंडीशन हम ला सकते हैं उसकी गणना हम देखते हैं और उसी को हम टॉप पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा एक और कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या है? राजनीति में, पॉलिटिक्स में। देखिए अगर महिलाएं क्या है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उस देश में महिलाओं की बातों को मद्देनजर रखा जाएगा या सुना जाएगा, या फिर वहां पर महिलाओं को के बारे में भी वहां की संसद में चर्चा किया जाएगा। राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में अगर महिलाएं इन्वॉल्व हैं तो ऐसा माना जाता है कि वहां के देश की जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में लगातार नए नए नियम कानून बन रहे होंगे, सुधार किए जा रहे होंगे, या फिर उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जा रहा होगा। तो चार चीजें होंगी। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका क्या रोल है। दूसरा, एजुकेशन में उनका क्या रोल है, कहाँ महिलाओं और पुरुषों में कितनी समानता हो गई है। तीसरा, हेल्थ के बारे में क्या रोल है। और चौथा, पॉलिटिक्स में क्या रोल है, पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा वो पार्टिसिपेट कर रही है। इन चारों चीजों को हम पढ़ते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम लोगों ने देखा ये अभी हाल का ही करंट अफेयर है। तो सबसे पहले जो एक पॉइंट आता है, इसको कौन लॉन्च करता है? तो आप देख रहे होंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच जो है वो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट को लॉन्च करता है। और इस बार कौन सी रिपोर्ट लॉन्च हुई है? 2025वीं, जिसका संस्करण कौन सा है? 19वां संस्करण है। जिसमें कितने देशों ने भाग लिया है? 148 देशों ने भाग लिया है। और भारत की इसमें कौन सी स्थान है? 131वां स्थान है। वहीं 2024 में कितना था? 129वां स्थान था। पहली चीज, इसको कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इस बार देखें तो 19वां संस्करण है इसका, 2025 का। इसमें टोटल कितने देश हैं? 148 देश हैं। इस बार भारत के स्थान कौन से आया है? 31वां आया है। इसके पहले कितना आया था? 129वां आया है। तो अगर आप देख रहे हैं तो हमारा 2 अंक क्या हो गया है? नीचे हम चले गए, 2 पायदान क्या हो गए हैं? नीचे चले गए। तो ये सारे के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। पहला ये पूछ लिया जाएगा 2024 में कितनी रैंक थी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की, 2025 में कितनी रैंक थी, इसको कौन लॉन्च करता है, संस्करण की चांसेस कम है, या फिर पूछ लिया जा सकता है कि टोटल कितने देशों ने को इसमें शामिल कर रखा गया है। अगर इसमें बात करते हैं स्कोर के बारे में, तो भारत का स्कोर कितना है? 64.4% स्कोर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 64.4% है, जो दक्षिण एशिया में सबसे कम में से एक पायदान पर है। यानी कि दक्षिण एशिया में ढेर सारे देश ऐसे हैं जो सबसे कम पायदानों में से हैं, उनमें से ही भारत एक पर है। यानी कि हमारी स्थिति जो है वो काफी बदतर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात करें, जेंडर गैप के बारे में बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि भारत जो पहले जितना परफॉर्म कर रहा था उतना अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गई। इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी खबर, बड़ी एक अलग खबर आई है जो बांग्लादेश में दर्शाया गया है कि बांग्लादेश ने इस बार क्या हुआ है, 75 स्थान की छलांग लगाई है और 24वां स्थान हासिल किया है। क्या कौन सा स्थान हासिल किया है? 24वां स्थान हासिल किया है। और यह देखा जाए तो दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आप देखिए बांग्लादेश को यह दर्शाया गया इस रिपोर्ट में कि कुल 75 अंकों की छलांग लगा करके टॉप 24 में आ गया है वो, और 24 के साथ साथ एशिया में सबसे अच्छी स्थिति उसकी दर्शाई जा रही है। ये अभी की दशा है। लेकिन इसके साथ साथ और कुछ चीजें हमको जाननी है। वैश्विक स्तर पर आइसलैंड लगातार 16वीं बार शीर्ष पर है। लगातार 16वीं बार कौन है? आइसलैंड है। इसके बाद कौन है? फिनलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर यूनाइटेड किंगडम है और न्यूजीलैंड है। तो हमको ज्यादा नहीं पढ़ने होते, टॉप 5 हमको पता होने चाहिए, जिसमें हमको पता है पहला जो है वो 16वें बार भी लगातार वही बना है, आइसलैंड है। आइसलैंड के बाद है फिनलैंड, फिर नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, और अगर न्यूजीलैंड याद रखना है तो आपको न्यूजीलैंड भी याद रख सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना क्लियर हुआ। अब चलिए हम ग्लोबली बात कर लेते हैं कि ग्लोबल में कितनी सुधार आई है, पूरे विश्व में कितनी सुधार आई है। तो देखा जाए वैश्विक लैंगिक स्तर 2024 में 64.4% था। पूरे विश्व में इतनी उसकी रैंक थी। लेकिन 2025 में कितना हो गया है?
68.8%। देखिए केवल 0.4% बढ़ा है। पहला कितना था? 68.4% था, अब कितना हो गया है? 68.8% हो गया है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो कुछ खास सुधार, वैश्विक स्तर पर कुछ खास सुधार आया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ हल्का सा सुधार ये देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि कुछ देश तो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों को मेजर करते हैं तो ऑन एन एवरेज डेटा निकाला जाता है। तो पिछले की अपेक्षा हम लोग 0.4 अंक की बढ़ोतरी कर पाए हैं वैश्विक स्तर पर। समझ में आया? चलिए, भारत ने क्या किया है? भारत ने, आपको पता होगा, भारत ने 2 स्थान भारत के और कम हो गए हैं। इस बार 131वां है, पहले 129वां था। अगर कुल स्कोर देखें तो 64.4 है। वैश्विक स्तर कुल स्कोर देखें तो 68.4 है। अगर यहाँ पर देखें तो एशिया में, दक्षिण एशिया में सबसे कम स्कोर पाए जाने वाले, गेट करने वाले देशों में से भारत एक है। इसके साथ साथ बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने 75 अंक की छलांग लगा करके 24वां स्थान हासिल किया है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया? सबसे टॉप पर कौन है? आइसलैंड है, 16वीं बार भी वही बना है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, कुछ खास चीजों के बारे में जानते हैं क्या? वैश्विक जो लैंगिक अंतर सूचकांक जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 से हुई थी। कब से हुई थी? 2006 से हुई थी। और इसमें 148 अर्थव्यवस्था वाले देशों को रखा गया है। क्लियर हो गया? जिसमें 4 मुख्य पिलर हैं, जो मैंने आपको बताया। 4 मुख्य पिलर हैं, उनको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, और उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है कि भाई साहब इस पर कितना काम किया है आपने, दूसरे पर कितना काम किया, तीसरे पर कितना काम किया और चौथे पर कितना काम किया है। उसकी रिपोर्ट को लेकर के एवरेज दर्शाया जाता है, और औसतन जो आपका काम है वो दर्शा दिया जाता है बाद में। तो हर एक देश का इन चारों पिलरों के आधार पर चेक किया जाता है डेटा, और फिर एक वैश्विक स्तर पर डेटा चेक किया जाता है। तो पहला, आर्थिक भागीदारी और अवसर के बारे में, जिसमें कार्यबल भागीदारी, आय और वेतन और नेतृत्व भूमिका में लैंगिक अंतर को दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? यहाँ पर दर्शाया गया है कि कार्यबल कितना है, कौन कितना कार्य कर रहा है, किसकी कितनी इनकम है, और कौन कितना लीड भी कर रहा है। समझ में आ गया? ये कहां पर आ गया? पहले में आ गया। शैक्षणिक प्राप्ति के बारे में देखता है, शिक्षा तक पहुंच, कौन कितना शिक्षा तक पहुंच गया है, जैसे कि साक्षरता के बारे में बात करेंगे और नामांकन दर के बारे में बात करेंगे। अभी इनके बारे में फिर से डेटा हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के बारे में बात करेंगे। चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे। ये 4 आयाम है। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो स्कोरिंग होती है वो किस तरह से होती है। स्कोरिंग की अगर बात करते हैं तो स्कोर 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से शुरू होगा और 1 तक होगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज दर्शाया जाएगा, जिसमें आप देखते हैं 0-1 क्या है? पूर्ण लैंगिक समानता दर्शाता है। अगर आप एक पूर्ण लैंगिक समानता दर्शाता है। अगर 1 अंक आपको मिल गया तो यानी पूर्ण रूप से आप लैंगिक समानता हो, सभी आपके यहाँ क्या है? बराबर हो, पुरुष हो, महिला हो, चारों आयामों में सही है। भारत का स्कोर यहाँ पर कितना है? 64.4 है। आप समझिए, 64.4% यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि हमारी जो स्थिति तो है वो अच्छी है, लेकिन हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है? इससे आपने लैंगिक अंतर का कितना है? 64.4 हिस्सा दर्शाया गया है। यानी कि हमारी स्थिति को और ज्यादा अभी अच्छा करना है। उतना अच्छा हुआ नहीं है जितना हम चाहते हैं या फिर जितना होना चाहिए। समझ गए? तो चलिए, अब इसमें हम अलग अलग बात करते हैं। तो भारत का प्रदर्शन देखो, भारत की अगर शुरुआत में देखा जाए तो 0.3 से लेकर के कहां तक पहुंच गया है? 64.4 तक पहुंच गया है। तो धीमे धीमे हर बार भारत प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया पढ़ाई आप 4 घंटे करते हो, दूसरा कोई 8 घंटे कर रहा है। तो आप प्रोग्रेस तो कर रहे हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप लगातार और घटते ही चले जा रहे हो। तो भारत लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, अलग अलग देशों से स्थिति इसकी बेहतर होती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रदर्शन अन्य देशों की बड़ी अच्छी है। इस कारण भारत की स्थिति क्या है? लगातार दिखाई पड़ रही है कि गिर रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा में हमारी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है।
चलिए, तो पहला अगर हम देखते हैं आर्थिक भागीदारी और अवसर के बारे में बात करते हैं, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमारा स्कोर कितना आया है? 40.7% आया है। कितना? 40.7% आया है। और अगर देखते हैं तो 2024 की अपेक्षा इसमें 0.9% की वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? कुछ अचीव किया है, पहले से कुछ सुधार किया है, जो अच्छा हुआ है। वैश्विक रैंक अगर देखें तो भैया 144वीं रैंक है। अब आप देख रहे हैं सबसे नीचे पहुंच गया है, 144वें रैंक लेकर के भारत सबसे नीचे बैठा हुआ है। हम लोगों ने उन्नति की, लेकिन अन्य ने हम लोगों से ज्यादा उन्नति की, बस प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही। ठीक है, नेक्स्ट मुख्य बिंदु देखें। अनुमानित आय अगर देखते हैं तो समानता 28.6 से बढ़कर के कितनी हो गई है? 29.9 हो गई है। तो आय में अगर महिलाओं पुरुषों में समानता देखें तो कितनी हो गई है? 29.9 हो चुकी है, जो अभी तक यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से हम पिछले साल से काफी सही स्थिति में जा रहे हैं, धीमे धीमे जा रहे हैं। भले अंतर हमारा स्लो है, लेकिन धीमे धीमे हम सुधर रहे हैं। श्रमिक बल भागीदारी में अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे 45.9 पर स्थिर है, जो भारत का अब तक का सर्वोच्च है। तो अगर श्रम के बारे में बात करें तो लगभग दोनों लोग बराबर ही श्रम कर रहे हैं। 45% अपने आप में एक अच्छा स्कोर होता है, और यह भारत का अभी तक का सर्वोच्च स्कोर है। तो 45.9 इस बार श्रम में गया है। तो फिर से अगर हम बात कर लेते हैं आर्थिक भागीदारी में हमारी कितनी है? स्कोर हमारा 40.7 है, और हमारी वृद्धि 0.9% की वृद्धि हुई है। लेकिन भारत का वैश्विक स्तर पर रैंक कौन सी है? 144वीं है, जो लगभग क्या है? निचले पावदान पर, सबसे निचले पावदान पर है। दूसरा अगर हम बात करते हैं शैक्षणिक प्राप्ति, तो शैक्षणिक अगर बात करते हैं तो स्कोर हमारा कितना मिला है? 97.1 मिला है। कितना मिला है? 97.1% मिला है। और अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं से क्या है? पॉजिटिव इंडिकेशन दर्शाता है कि भारत में शिक्षा महिलाओं पुरुषों दोनों को बराबर दी जा रही है। लेकिन वैश्विक स्थान पर अगर देखें तो रैंक भारत की कितनी है? 112वीं रैंक आई है, फिर भी भारत बहुत पीछे है। शिक्षा में देखो रैंक ज्यादा आई है, ऑन एन एवरेज 131 आई है, और अगर हम पिछले वाले में देखें तो 144 में पहुंच गए हम। तो हमारी एवरेज में जो रैंक आती है वो मुख्य रूप से पूछी जाती है। तो वैश्विक स्थान पर 112वीं आई है। मुख्य बिंदु इसके क्या है? माध्यमिक शिक्षा नामांकन में समानता में भारत की स्थिति बेहतर है, लेकिन साक्षरता के अकॉर्डिंग देखें तो 124वें स्थान है। और अगर हम हायर एजुकेशन को देखें तो हायर एजुकेशन में 105वां स्थान भारत ने गेट किया है, महिलाओं और पुरुषों को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं से इस बार शैक्षणिक स्थिति हमारी सही रही है पिछले की अपेक्षा। तीसरा अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में और जीवन रक्षा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो स्कोर जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा में हमारा सुधार हुआ है। लिंग अनुपात यानी आप देखते हो कि कहीं ना कहीं से जन्म के दौरान ही अगर कई बार भारत में ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, या फिर विश्व में महिलाओं को, बच्चियों को मार दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं से क्या होता है? बाद में लिंगानुपात में दिक्कत, लिंगानुपात को बढ़ा देता है, और ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे सोसाइटी में। तो लगातार उस पर क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। तो जन्म के समय हमारा लिंगानुपात सुधर रहा है, और लेकिन फिर भी हमारी जो रैंक है वो देख रहे हो आप कहां पर है? 142वीं है। सुधार तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ग्रेजुअली सुधार कर रहे हैं, हमको रैपिड सुधार करनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इसके मुख्य बिंदु, जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वास्थ्य संबंधित प्रस्तावों में लगातार सुधार आ रही है। सुधार आना है, बस यहाँ पर आपको केवल सुधार से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पर आपको तेज सुधार लानी है, नहीं तो ये 142वां है, यानी कि आपकी स्थिति बहुत बदतर यहाँ पर दर्शाई जा रही है। खैर, चौथा अगर हम देखते हैं राजनीति में, तो राजनीति में तो हमारे यहाँ पर तो एक बड़ी फेमस हमारी प्रधानमंत्री भी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है इस पर बात करते हैं। तो राजनीति में इस बार कमी दर्शाई गई है, 0.6 अंक की कमी आपको देखने को मिल रही है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से राजनीति में महिलाओं का जो भागीदारी है वो कम हुई है। वैश्विक रैंक अगर देखें तो 65वीं है। ऐसा क्यों? अब देखो, संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली अगर महिलाओं को देखें तो 2025 में अगर देखते हैं तो 2024 की अपेक्षा अगर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ अंतर आया है।
क्या अंतर आया है? 2024 में 78 महिलाएं सांसद थी, जिन जो लगभग 14.7% था, और इस बार कितना है? 13.8% है। और इस बार कितनी महिलाएं हैं? 74 हैं। तो यानी 4 महिलाएं कम हो गई हैं। तो 14.7 से कहां पर आ गए हम लोग? 13.8% पर आ चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ और खास चीजें अगर इसमें देखने को मिलेंगी। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में क्या है, भारत महिला राष्ट्र अध्यक्ष के वर्षों में 10वें स्थान पर है। अगर हम देखते हैं कि भारत में महिला राष्ट्र अध्यक्षों को देखें तो वो भारत 10वें स्थान पर है। क्यों? देखो, हमारे भारत देश में लगातार हम देख रहे हैं कि पुरुष ही क्या बनना है? प्रधानमंत्री बनना है या फिर राष्ट्रपति बनना है। इस बार तो खैर राष्ट्रपति जी हमारी महिला है, लेकिन बहुत एक लंबा अरसा हो गया है जिसमें कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। एक समय था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहा करती, तो एक लंबा उनका दौर रहा था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं से देख रहे हैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या होता चला जा रहा है, डाउन होता चला जा रहा है। पिछली बार जो लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा थी, अगर उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं तो इस बार क्या है, 4 महिलाएं कम चुनी गई हैं संसद में। तो हमारी रैंक भी क्या हो गई है? अपने आप डाउन हो गई है। और आप देख सकते हैं कुल सांसदों में से केवल हमारी महिलाएं 13.6% केवल महिलाएं हैं। यानी कि जो 18वीं लोकसभा है उसमें 74 महिलाएं, यानी 13.6% कुल का है। और हमको लगभग कितना पहुंचना चाहिए? 50% तक पहुंचना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लगभग 272 महिलाएं होनी चाहिए। तो धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि हमारी महिलाओं के मामले में स्थिति गंभीर है। बाकी 3 चीजों में लगभग हमारा सुधार सही है, लगभग सही है, अच्छा नहीं कह सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ और डेटा आपको जानना है तो कुछ और भी है, जैसे कि साउथ एशिया को लेकर के कुछ खास चीजें। साउथ एशिया में अगर हम देखते हैं तो भारत का स्थान तो आपको सबसे पहले पता होगा, 131वां है। ठीक है। और अगर देखें तो यहाँ पर मालदीव का 138वां है। पाकिस्तान तो देखो भैया 148वें स्थान पर बैठा हुआ है, सबसे नीचे आराम से बैठा हुआ है। बांग्लादेश ने बस सुधार किया है, जो बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, 24वां स्थान है, और इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है। अन्य क्षेत्रीय रैंकिंग को देखते हैं तो नेपाल हमसे आगे है, भूटान हमसे आगे, श्रीलंका आगे है। तो नेपाल के 125वां स्थान है, भूटान का 119वां स्थान है, श्रीलंका के 130वां स्थान है, और भारत का 131वां स्थान है। तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? पहली बात, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, कब से शुरुआत हुई थी, कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भारत की 2025 में कितनी रैंक है, 2025 में स्कोर कितना है, 64.4, ध्यान रखना। पिछली बार कितनी रैंक थी, वैश्विक स्तर पर कितना स्कोर आया है, तो 68.8 आया है। पिछली बार कितना था वो है। अगर देखें तो इसके 4 आयाम हैं। 4 कौन कौन से आयाम है ये देखते हैं। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किसने स्कोर हासिल किया या टॉप पर कौन आया उसके बारे में, और टॉप 5 कंट्रीज उनके जानते हैं। बस इतना हमारे लिए करंट के लिए रिलेवेंट होता है। तो आप क्या करो, शॉर्ट एक अपना पेज में शॉर्ट करंट अफेयर के रूप में सारा का सारा डेटा नोट कर लिया करो। एक बार ही आप रिवीजन करो, और मुझे जो लगता है, जहां तक मेरा गट्स बोलता है, कि ये आपको आरओ में या फिर यूपीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस 110% मिलेंगे, क्योंकि हर साल इससे या रिपोर्ट से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा सेशन। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत लग रही है तो आप उस पर कमेंट में छोड़ दो आराम से, ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंच सके, और मे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम का हम क्या कर सकें, समाधान कर सके। ठीक है। तो अभी का जो सेशन है, आज का जो करंट अफेयर है, यही कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।